question. So, billiard ball moving with velocity say 10 meter per second towards each other. After collision, they retraces the path with same speed. Calculate impulse imparted to each ball. यहाँ हम बेसिकली आपको इम्पल्स का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया था कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स कुछ नहीं होता, ये चेंज इन मोमेंटम होता है, मैथमेटिकल चेंज इन मोमेंटम होता है। समझने के लिए इम्पल्स ये है, बहुत बड़ा फोर्स अगर छोटे टाइम के लिए अप्लाई होता है तो उससे जो मोमेंटम चेंज होता है वो इम्पल्स। ये फर्स्ट लॉ का जब एक्सप्लेनेशन किया था मैंने, उसमें ये डिटेल में बताया। तो बेसिकली ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है जो एफ डेल्टा टी के बराबर है। इस पर्टिकुलर केस में दो बिलियर्ड बॉल है, आइडेंटिकल ऑफ मास से 100 ग्राम ये दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल है जो इस तरीके से मूव कर रहा है यू स्पीड से। ये टक्कर हुआ और टक्कर के बाद ये रिट्रेस कर रहा था, दूसरी पास से वापस लौट गया सेम स्पीड से। इंपल्स क्या होगा? पहली बात, इंपल्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F12 इक्वल टू माइनस F21। तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा T मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। ये J1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस J2 हो जाएगा। थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो जितना इंपल्स इस पर लगेगा उतना ही इंपल्स दूसरे वाले पे लगेगा। इंपल्स जो इसका मोमेंटम चेंज होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये सवाल हम एक तरीके से कर चुके हैं कि कॉलिजन से पहले, टक्कर से पहले इधर मूव कर रहा है, कॉलिजन के बाद ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स होगी। मैं बॉल नंबर 1 की बात करता हूँ। तो कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना था? P1, ये था mu सपोज। तो कॉलिजन के बाद कितना हो जाएगा? P2। यू का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो m इंटू माइनस यू। तो डेल्टा P कितना हो जाएगा? डेल्टा P विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। तो डेल्टा P का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1 का मैग्नीट्यूड। ये दो वेक्टर का डिफरेंस है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, बहुत बार बात कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? P2 प्लस P1। सो इट इज इक्वल टू 2mu। मैग्नीट्यूड यही डेल्टा P तो आपका J है, तो 2mu इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 ms 100 ग्राम 0.1 kg और u है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 2 न्यूटन सेकेंड। बहुत सिंपल है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, a variable force F act on a body for
4 second as shown in graph. Calculate its final velocity. If velocity at t equal to 0 is, तो इस क्वेश्चन में एक फोर्स है जो बॉडी के ऊपर 4 सेकंड के लिए एक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ये 1 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, और ये 4 सेकंड, और ये से 10 न्यूटन। इम्पल्स निकालना, वेलोसिटी निकालना। तो मैंने इम्पल्स के एक्सप्लेनेशन में ये आपको बताया था कि जो इम्पल्स होता है ये चेंज इन मोमेंटम के होता है, बराबर जो एफ डेल्टा टी होता है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है हमें। उस केस में जे लिखते हैं हम एफ डी टी का इंटीग्रेशन T1 से T2 तक, जो एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है। एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपको इम्पल्स निकल जाएगा। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, उससे फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। इम्पल्स जे क्या हो जाएगा, एरिया हो गया आपका, मान लो सपोज ओ ए बी सी, A1 B1, ये हो जाएगा एरिया। ओ ए बी सी ओ, इस एरिया को पार्ट वाइज बांटे तो जे हो जाएगा आपका एरिया ओ A1 प्लस एरिया ए बी B1 A1 प्लस एरिया BC B1 तो ये एरिया आपका ट्रायंगल है, ये हो जाएगा हाफ बेस OA1 इंटू परपेंडिकुलर AA1। ये आपका रेक्टेंगल है, ये हो जाएगा AB इंटू A1 B1, और अगेन ये ट्रायंगल है तो हाफ BB1 इंटू BC हो जाएगा। और इसको आप ट्रायंगल का जरा ट्रीट कीजिए। OA1 आपका 1 सेकेंड है तो हाफ 1 इंटू OA1 हो गया 10, प्लस AB अगेन आपका 2 सेकेंड है, ये AB आपका 2 सेकेंड के बराबर, 2 इंटू A1 B1 अगेन 10 है, प्लस हाफ BB1 आपका अगेन 10 है, और BC आपका अगेन 1 सेकेंड है। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने से 5 प्लस 20 प्लस 5, तो जे आपका 30 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, जो आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल ये रेस्ट पर है तो ये 0 है, तो फाइनल मोमेंटम एम भी हो गया इक्वल टू 30। एम इसका मान लीजिए, सपोज कीजिए एम आपका हाफ kg है, तो ये हो गया आपका हाफ, या एम मान लीजिए आपका 5 kg, तो 5 इंटू वी इक्वल टू 30, तो वी आपका निकल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक तरीके से इम्पल्स का एप्लीकेशन होगा, बहुत सिंपल होता है। आइए कुछ और सवाल बनाते हैं इम्पल्स पर बेस्ड। ये एफ, ये टी नॉट, ये एफ नॉट, ये टी नॉट बाई 2। ये ग्राफ सर सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। इफ एट t equal to 0, u equal to 0,
फाइनल फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पर एक दिक्कत है, ये सेमी सर्कल है, यहां पर अगेन इंपल्स निकालेंगे एरिया के बराबर, एरिया ऑफ कर्व, जो सेमी सर्कल है। तो अगर आपने इसका एरिया निकला पाई आर स्क्वायर मतलब पाई एफ नोट स्क्वायर, या आप इसका एरिया लिखेंगे पाई टी नोट स्क्वायर बाय, ये दोनों केस में गलत है, क्योंकि अगर आप यहां देखिए तो ये न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा और ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इंपल्स का यूनिट नहीं है। अब यहाँ पर एरिया कैसे निकालें? तो अभी आपने चूंकि नया नया फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है, मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया है, दो तरह का शेप होता है। ये शेप होता है एलिप्स, एलिप्स में ये ए लिखते हैं और ये बी लिखते हैं। ए को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये आपको मैथ के कोनिक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ा तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। बी को बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो एलिप्स का जो एरिया होता है, ये एरिया, ये ए होता है पाई, पाई ए। अगर हम एक सर्कल को एलिप्स मान सकते हैं, सर्कल एक एलिप्स है जिसका मेजर और माइनर एक्सिस ए इक्वल टू बी इक्वल टू रेडियस के बराबर, इसको अगर मैं एक एलिप्स मान लूं, आधा एलिप्स, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए हो गया एफ नोट और बी हो गया टी नोट बाई टू। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर, एम वी माइनस एम यू। ये जीरो है, इस केस में वी कितना निकल जाएगा? पाई एफ नोट टी नोट अपॉन में 2m। तो इस तरीके से सिंपल सा एप्लीकेशन है, थोड़ा हायर लेवल का है, बट आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये था आपका इम्पल्स के ऊपर कुछ सवाल। अभी हम इम्पल्स और मोमेंटम के ऊपर बहुत सारा सवाल बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, ये कोई एक कार्ट है, इट इज अ कार्ट, वही कार्ट जिस पर सब्जी वगैरह बेचते हैं, मास एम मान लीजिए। इस पर सपोज कीजिए आप खड़े, यू, आपका मास एम, क्वेश्चन लिख देते हैं, इन द डायग्राम शोन मैन of mass m start moving on the cart with speed v. What will be the recoil speed of cart? तो जब मैन ये मूव करता है, ये हम मैन को बना देते हैं यहाँ, ये इसका लेग है, इसके नीचे ये कार्ट। आप ये 9th में पढ़ते थे एक सवाल, अभी आपने लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ा है, ये फ्रिक्शन दुश्मन भी है दोस्त भी है। तो मैन कैसे मूव करता है? फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ जो मैन के पैर के बीच में और यहाँ जो कार्ट के बीच में फ्रिक्शन है, ये इंटरनल फोर्स, सिस्टम के अंदर का फोर्स। मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको बताया था, सिस्टम का मतलब होता है थिंग्स अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पर मैन और कार्ट कंसिडरेशन में, उसके बीच में जो आपस में फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले पी आई इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। चलने से पहले मोमेंटम इसका जीरो था, मैन का भी स्पीड जीरो और कार्ट का भी स्पीड जीरो। अब मैन मूव कर रहा है यू से और कार्ट मान लीजिए मूव कर रहा है वी से। ये दोनों स्पीड जो है ये ग्राउंड के रिलेटिव। तो उस केस में
v कितना हो जाएगा, -m/m इंटू यू। अगर इसी सवाल में पूछ ले, सपोज करो क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, विथ व्हाट स्पीड या वेलोसिटी डज द मैन अप्रोचेज एंड ए ऑफ द कार। किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? इस केस में आप देखिए, मैन इधर मूव कर रहा है यू स्पीड से, कार्ड इधर मूव कर रहा है वी स्पीड से। तो उस केस में आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ कार्ड इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वीएमसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीएम माइनस वीसी का मैग्नीट्यूड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वीएम प्लस वीसी हो जाएगा, ये यू प्लस एम यू बाय एम हो जाएगा। उस केस में ये वीएमसी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड, ये हो जाएगा m प्लस एम अपॉन में m विद यू। इसमें एक और सवाल पूछ सकता है आपको, सपोज ये डिस्टेंस l है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लेंथ ऑफ द कार्ट is L, how much distance, how much time will the man take to reach other end? अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अभी अभी पिछले लेक्चर में आपने क्या निकाला, पिछले डिस्कशन में, कि मैन का रिलेटिव स्पीड ये होता है। यहाँ पर ये u था और ये v था, तो कार्ड की स्पीड हमने कितनी कैलकुलेट की थी, -mu अपॉन m, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड कितना आया था, ये आया था vm प्लस vm माइनस vc का मैग्नीट्यूड, जो फाइनली आ गया था u प्लस m बाय m इंटू यू। ये स्पीड कांस्टेंट अगर मान लें तो आप रिलेटिव वेलोसिटी में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, ये 0 है। तो s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t, तो s रिलेटिव का मैग्नीट्यूड u रिलेटिव का मैग्नीट्यूड इंटू t, तो यहाँ l हो गया और ये हो गया आपका VMC इंटू। यहाँ पर बच्चे मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं कि सर s रिलेटिव t कैसे हो जाएगा। सपोज कीजिए ये कार्ड है, सपोज कीजिए ये एक कार्ड है, एक बुक है आपके सामने रख रहा हूं और ये आप खड़े, तो कार्ड का जो ये दूसरा कॉर्नर है, इस वक्त ये कॉर्नर ये आपको अभी कितने डिस्टेंस पर दिख रहा है एल पर। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो ये एंड आपको कितने डिस्टेंस पर दिखेगा, 0 पे। अभी आपने इसको एल पे देखा, अब आप इसको 0 पर देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि जो कार्ड है वो एक डिस्टेंस मूव किया है एल के बराबर। अगर मैं इसको अभी एल पे देख रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये आप हैं,
ये आप हैं, ये दूसरा एंड है, इसको अभी आप एल डिस्टेंस पर देखें, और यहाँ जब आप पहुंच गए तो आप इसको 0 पर देखें। तो कोई चीज अगर आपसे 10 मीटर के डिस्टेंस पर है तो बगैर 10 मीटर चले क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसको टच किया तो आप क्या सोचेंगे कि हम 10 मीटर मूव किए, या कार्ड का ये एंड 10 मीटर मूव किया। सो एस रिलेटिव मिस्टेक। आई होप आप समझ गए। मैथमेटिकली वेरीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर देते हैं। अभी आप यहाँ हैं ऑब्जर्वर मैन, और कार्ड का ये एंड यहाँ है, सपोज कीजिए ये एंड ई है, ई फोर एंड। जब आप थोड़ा आगे बढ़े ऐसे तो कार्ड थोड़ा पीछे आया और यहाँ आपने यहाँ आके आप मीट कर, तो आपका ये मूवमेंट कितना हुआ? एस मैन। कार्ड का ये एंड कितना मूव किया? एस कार्ड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एस एम सी जो आपका एस रिलेटिव है ये कितना हो जाएगा? एस एम माइनस एस मॉडुलस मैग्नीट्यूड। अब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। एस एम आपका इधर, ये आपका एस एम, ये आपका एस सी, ये कितना हो जाएगा? एस एम प्लस एस, एस एम प्लस एस। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एस एम और ये एस सी मिलके कितना है? लेंथ ऑफ कार्ड के बराबर ही तो। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इफ यू फील यू आर इंटेलिजेंट एंड यू कैन वेरीफाई। सो मैं इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर L विल बी इक्वल टू, ये VMC कितना आ गया आपका? U प्लस MU अपॉन M इंटू T। T ले लीजिए तो T हो जाएगा आपका ML बाय M प्लस M इंटू। ये आपका रिक्वायरमेंट। ये सब सवाल आपको एंट्रेंस लेवल पर ही पूछे जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक कैनन है, कैनन। ये इसके ऊपर गन लगा हुआ है। एक गन में 2 बुलेट है। मास ऑफ each bullet या each shell is m, total mass of gun plus shell is 50 m। क्वेश्चन है, if two shot is fired one by one with the muzzle speed u, what will be the final speed of cannon? बड़ा पॉपुलर सवाल है, एस.जी. वर्मा का सवाल है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 शॉट नंबर 1 एंड शॉट नंबर 2। जब शॉट नंबर 1 को फायर किया आपने तो आपका कैनन रेस्ट पे था। तो फायर करते ही ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कस किया था कि कैनन कुछ स्पीड गेन कर लेगा पीछे की तरफ। मींस जब आप सेकंड शॉट को फायर करेंगे तो उस वक्त कैनन रेस्ट पे नहीं होगा, कुछ स्पीड में होगा।
उसके बाद जब आपने सेकेंड शॉट फायर किया तो कैनन की स्पीड क्या हो जाएगी, आइए बताते हैं। व्हेन फर्स्ट शॉट इज फायर, इस बात तो हमने बहुत सारे बेसिक सवाल बना दिए, तो कहने की जरूरत नहीं है कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होगा, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा ये एम यू। इस तरह के सवाल हमने फर्स्ट लॉ में भी एक्सप्लेन किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी किया था। तो वी हो जाएगा आपका एम यू और एम आपका हो गया, फायर करने के बाद इसका मास कितना बच जाएगा 49, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस यू अपॉन 45, ये आपका कैनन का मास हो गया, क्योंकि एक मास को एक एम को फायर करने के बाद इसका मास बच जाएगा 49। ओके, नाउ ये आपका कार्ड है, कैनन है सॉरी। नाउ दिस कैनन इज मूविंग विद a speed u upon 49 in backward direction, और हम सेकेंड शॉट फायर करने जा रहे हैं। शॉट जो फायर होगा वो यू स्पीड से होगा, मजल स्पीड आपका यू गिवन है, मजल स्पीड इज यू गिवन है। मजल स्पीड, मजल स्पीड होता है जिस स्पीड से शेल बाहर निकलता है। ये जरा सोचिए, तो यहाँ ऑब्जर्वर है, वो पहला शॉट फायर होते हुए देखा तो किस स्पीड से देखा, यू से देखा फर्स्ट शॉट। अब जब दूसरा शॉट फायर होगा तो वो किस स्पीड से देखेगा, तो ये ऑब्जर्वर से इसके ऊपर बैठा हुआ ये ऑलवेज यू से देखेगा, लेकिन जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है वो अब इसे यू स्पीड से नहीं देखेगा, क्योंकि ये कैनन ऑलरेडी अब u बाय 49 से पीछे की तरफ मूव, आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी ऑब्जर्वेशन जो होगी अदर देन यू, ये यू से देखेगा, मतलब अब आपका वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रेस्पेक्ट टू कैनन, ये आपका यू, तो शेल को हम एस बोल दें, कैनन को सी बोल दें, वी एस सी आपका यू। तो वी एस कितना हो जाएगा, वी एस इक्वल टू वी एस सी इक्वल टू वी एस माइनस वी सी, सी फॉर कैनन, तो वी एस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एस सी प्लस, इसको याद रखिए। नाउ पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, अब पी इनिशियल में क्या, पी इनिशियल एक्स इक्वल टू पी फाइनल एक्स, तो पी इनिशियल में दो चीजें हैं, पी इनिशियल कैनन का एक्स कंपोनेंट प्लस पी इनिशियल शेल का एक्स कंपोनेंट, तो पी फाइनल में तो शेल निकल गया आपका, पी फाइनल में शेल कैनन का प्लस पी फाइनल में शेल का एक्स कंपोनेंट। तो इनिशियली जब सेकेंड शॉट फायर कर रहा था तो कैनन और शेल एक ही पार्ट थे, कैनन और ये शेल एक ही यूनिट था, ये तो सिंपली हो जाएगा 49m इंटू यू बाई 49, बट एक्स हमने इसको माना है तो एक्स के अपोजिट है, सो हियर विल बी माइनस साइन, यहाँ ये हो जाएगा 48, एक सेल फायर हो गया, एम वी कैनन का एक्स कंपोनेंट प्लस ये हो जाएगा एम वी शेल का एक्स कंपोनेंट, यहां से वी एक्स वी शेल का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वी एस एक्स विल बी इक्वल टू वी एस सी एक्स प्लस वी सी एक्स, ये हो गया u क्योंकि u इस डायरेक्शन में, और ये हो गया माइनस यू बाय 49, हमने x इसको लिया हुआ, u इधर है और कैनन इधर मूव कर रहा, तो ये हो जाएगा 48m 48 v अपॉन 49, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये 49 कैंसिल करो, माइनस एम यू इक्वल टू 48m वी सी, माइनस साइन आ जाएगा,
ये हो जाएगा प्लस 48 mu बाय 49। इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो माइनस mu इक्वल टू ये हो गया माइनस 48 m v कैनन प्लस 48 बाय 49 mu। इसमें देखिए 48 mu बाय 49, तो 48 m v कैनन ये आ जाएगा mu प्लस 48 mu अपॉन 49, 48 m से डिवाइड कर दो तो vc आ जाएगा 1 अपॉन 48 प्लस 1 अपॉन 49 into after firing the second shot it will be the answer। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग दो शॉट को फायर करना है, फायरिंग स्पीड आपका यू 1 बाय 1। तो पहला शॉट फायर किया था, तो पुराना प्रॉब्लम है हमारा गन और बुलेट वाला। पहला शॉट को फायर करने के बाद कैनन की स्पीड यू बाय 49 है, और जब सेकेंड शॉट आप फायर कर रहे हैं उस वक्त कैनन आपका इस स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, यू अपॉन 49। एक्स डायरेक्शन हमने इसको ले लिया। तो अब जब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, अब पी आई जीरो नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पी आई एक्स इक्वल टू पी एस। तो पी आई में दो चीज है, एक आपका C4 कैनन है और शेल या बुलेट बोल लीजिए शेल, एक पी इनिशियल कैनन का, एक पी इनिशियल सेल का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम शेल का प्लस कैनन का। तो इस वक्त जब आप सेकेंड शॉट फायर करने जा रहे हैं तो कैनन प्लस सेल मिलके एक यूनिट है, ये तो कुछ अलग से है ही नहीं। अलग कैनन इज नॉट ए बुलेट इज नॉट सेपरेटेड, शेल इज नॉट सेपरेटेड। इस केस में इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास 49 है, स्पीड ये है, एक्स हमने इसको लिया हुआ है, ये एक्स के अपोजिट चल रहा है, सो माइनस लगा दिया कंपोनेंट्स। तो आप सेकंड शॉट को फायर कर देते तो मास कितना बच जाता है 48 है। ये स्पीड आपको निकालनी है, ये पीछे की तरफ है इस डायरेक्शन में, तो एक्स कंपोनेंट इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक माइनस साइन। और जब आप फायर करेंगे उस केस में जो अब जो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो यू ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो ये ऑब्जर्व करेगा वीएस। तो वीएस की वैल्यू निकाल लिया एक्स के अलावा सॉल्व करके, तो ये आया। ये वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो फाइनली आपका ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये दीज आर द सम फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी बहुत सारे सवाल बेटे और भी बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में।